हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th आपका जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसको करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मैंने इस चैप्टर में, चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो काफ़ी टाइम में जो है वीडियो कंप्लीट होगी। अगर हम ठीक से बनाएं, एक एक लाइन का अगर एक्सप्लेन करें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो कंप्लीट होगा। तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं, अंडरलाइन की हुई है ना, ब्लू लाइन से अंडरलाइन है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम आते हैं तो लिखा है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। यानी कि हम यहाँ पर एक ऐसे गांव की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो एक इमेजिनरी गांव है, हाइपोथेटिकल, यानी इसको हमने अपनी कल्पना में मान लिया है जैसे, और उसका एक नाम रख दिया है पालमपुर। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। जो मेन ऑक्यूपेशन है जो गांव का, आपको पता ही होता है, वैसे तो खेती ही होता है, यहाँ भी खेती ही है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी बताया इन्होंने। और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा सामान तैयार करना, डेयरी यानी कि जानवरों को पालना और उनसे दूध जो है, दूध के लिए जानवरों को पालना, और ट्रांसपोर्ट, है ना, आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। और दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए कई तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना, जैसे कि उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड आइटम्स, है ना, यानी कि आदमी के द्वारा तैयार किए गए आइटम, और प्राकृतिक रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा, यानी कि पैसा भी चाहिए, आदमी का प्रयास भी चाहिए। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी, हम इस स्टोरी के जरिए क्या पढ़ेंगे, इस स्टोरी के जरिए पढ़ेंगे कि हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। कैसे जो कई तरह के रिसोर्स एक तरह से कंबाइन करने के बाद कैसे हम अपनी पसंद की चीज़ तैयार कर लेते हैं, है ना, और कहाँ पे, एक गांव में। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल विलेज यानी कि एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर के बारे में बताया गया है। चलिए इंट्रोडक्शन में आते हैं। देखिए, पालमपुर क्या है। पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। एक ऐसा गांव है जो अच्छी तरह से कनेक्ट है अपने आसपास के गांव से और टाउन से। और एक टाउन का नाम भी दिया है रायगंज, ए बिग विलेज, एक बड़ा सा गांव जिसका नाम रायगंज है, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर है, इस 3 किलोमीटर्स, है ना, फ्रॉम पालमपुर। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज। और रायगंज से मतलब ऑल वेदर रोड कनेक्ट है, जैसे यानी किसी भी मौसम में चलने वाली जो रोड होती हैं, इन पे हम किसी भी मौसम में चल सकते हैं, उसको ऑल वेदर रोड कहते हैं। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, एक पास में एक स्मॉल टाउन भी है जिसका नाम है शाहपुर। ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल। हम रोड पर देख सकते हैं कई तरह का ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बुलक कार्ट, टोंगाज, बुग्गी। तो देखो, बुग्गी को बुग्गी लिखा गया है यहाँ पे, है ना। और उन्होंने बता दिया, वुडन कार्ट ड्रॉन बाई बुफेलोज, यानी भैंसे के जरिए या बैल के जरिए जो लकड़ी की गाड़ी खींची जाती है उसको बुग्गी कहते हैं। और वो बुग्गी जो है वो जगेरी से, यानी कि गुड़ से जो है वो भरी हुई हैं। और मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आप उन सड़कों पर देख सकते हैं, है ना। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, यानी कि अलग अलग कास्ट की इसमें 450 फैमिली रहती हैं। ठीक है, इस गांव में लगभग द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी, यानी जो ऊपर कास्ट फैमिली है ना, तो वो लगभग 80 परिवार हैं, वो मेजॉरिटी में आते हैं। देयर हाउसेस सम ऑफ दैम क्वाइट लार्ज, उनके घर बड़े बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। और जो छोटे और दलित हैं, जैसे कि एससीज लिखा हुआ इसमें, द एससी दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन का 1/3 है, जो गांव के कॉर्नर यानी कि कोने में रहते हैं। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके घर छोटे हैं। सम ऑफ विच आर मड एंड स्टा, कुछ के तो छप्पर पड़े हैं और जो है मिट्टी के घर बने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव
चलिए आगे पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कुछ घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो उसका जो यूज़ होता है ट्यूबवेल चलाने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए उसका यूज़ होता है ना, लाइट का। और पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, एक हाई स्कूल भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है ना, PSC कहते हैं, और जो सरकार चलाती है, रन बाई द गवर्नमेंट, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज भी होता है, ठीक, डिस्पेंसरी भी है। उसके बाद हम बात करते हैं द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। तो ये सारी चीज़ें ऊपर की बताती हैं कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो वेल डेवलप्ड है, रोड अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सभी कुछ लगभग है। तो लिखा है कि कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, अपने किसी आसपास के गांव से कंपेयर करिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। ये सारी जो स्टोरी हमें ले जाती है शोर कि क्या क्या एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो गांव में होती हैं वो क्या क्या है, ठीक है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो गांव में अधिकतम जो ये है हमारे इंडिया के, है ना, पूरे लगभग देश में हमारे फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उनको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। ये सारी एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे, है ना, कुछ चीज़ें प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के बाद, ठीक है जी। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ प्रोडक्शन, है ना, यानी कि कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि प्रोडक्शन होता क्या है। देखिए चीज़ों का उत्पादन करना, चीज़ें तैयार करना, ठीक है, प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक। अब इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी यूनिट लगाएंगे, यानी कोई फैक्ट्री लगाएंगे या छोटी मोटी यूनिट या कारखाना लगाएंगे, तो आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, ठीक है, ये देखो। उसके बाद हमें पड़ेगी लेबर की ज़रूरत, हमें काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए। लेबर आपकी 2 तरह की होती है, एक होती स्किल्ड लेबर, एक होती अनस्किल्ड लेबर। हमें दोनों तरह की लेबर चाहिए होती है, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं और हमें मज़दूर भी चाहिए होते हैं। तीसरा हमारा आता है फिज़िकल कैपिटल, ठीक है, तीसरा हमारा आता है फिज़िकल कैपिटल। अब फिज़िकल कैपिटल में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है एक तो फिक्स कैपिटल, है ना, जिसमें टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स आती है, क्योंकि बिल्डिंग आपकी फ़िक्स है, मशीनरी आपको फ़िक्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, टरबाइन, कंप्यूटर, जनरेटर, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और उसके बाद आता है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा सामान, ठीक। भाई किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए कच्चे सामान की बहुत बड़ी सबसे मतलब मेन आवश्यकता है। सपोज़ दैट कि अगर यूपी में है तो आप गन्ने की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि गन्ना ज़्यादा होता है, आप यहाँ जूट की फैक्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ जूट नहीं होता, या कॉटन की नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कॉटन पैदा नहीं होता, ठीक है। आप गुजरात में, मध्य प्रदेश में आप कॉटन की लगा सकते हैं और बंगाल में आप जूट का प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ जूट होती है। तो रॉ मटेरियल सबसे बड़ी चीज़ है जो अफेक्ट करता है ना प्रोडक्शन को, तो इसको हम रॉ मटेरियल को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो रॉ मटेरियल एंड मनी, यानी कच्चा सामान और आपके हाथ में जो पैसा है, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, चौथा हमारा आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। देखिए चौथा जो आपका आता है ये हमारा आता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एक आदमी खुद अपने आप में, है ना, लेबर, स्किल्ड लेबर, है ना, कि ह्यूमन कैपिटल माना जाता है, ठीक। उसके बाद ये चारों चीज़ें, ये सारे फैक्टर जो हैं एक प्रोडक्शन के लिए, इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ये सब ज़रूरी होते हैं, ठीक, प्रोडक्शन को करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ों को पैदा करने के लिए, चाहे वो आप छोटे मोटे कारखाने में पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, या फैक्ट्री में, है ना, या अपने घर पर भी, ठीक है। इस तरह से अब हम पालमपुर की बात करते हैं। तो फार्मिंग इन पालमपुर, ये जो खेती होती है पालमपुर में, अब यहाँ पे उसकी बात करने वाले हैं। लैंड इज फिक्स्ड, लिखा है कि यहाँ पे जो ज़मीन है ना,
Land is fixed. Farming is the main production activities. Palanpur 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. मतलब 75% लोग खेती पर डिपेंड हैं. They could be farmers, वे या तो किसान हैं या लेबर हैं. यानी फार्म लेबर का मतलब कि खेतों में काम करने वाले लोग. The well-being of these people is closely related to the production of on the farms. But remember that there is a basic constant is raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1916 पालमपुर there has been no expansion in land area. यानी कि लैंड फिक्स है. 1960 से कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड में. तो ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं. आपको जो मैं अंडरलाइन कर रखा है आप ये इस पर ध्यान देंगे. लिखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है वो 75% पीपल जो है खेती को अपना रहे हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ आते हैं हम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. यानी ज़मीन को नापने की जो यूनिट होती हैं वो क्या क्या, जैसे हेक्टेयर होता है गांव में, है ना. थ्रू इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया. बीघा होता है, गिनथा होता है. 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग. अब मैं आपको समझाता हूँ. हेक्टेयर देखो क्या होता है. आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा ये 10 मीटर है. कितना है ये? 10 मीटर. 10 मीटर हम चले इधर को, ये भी 10 मीटर. तो इस तरह से जो वर्ग बनेगा ये 10-250 है ना. यानी कि 100 क्या बन गया, इसका एरिया निकलेगा तो 100 मीटर स्क्वायर. अब ये 100 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, है ना. ये 100 मीटर स्क्वायर आपका, ठीक से लिख देता हूँ मैं एक बार. ये 100 मीटर स्क्वायर आपका होगा 1 एयर की. ठीक है. ये होगा 1 एयर. अगर ये 10 की जगह पे अगर मैं 100 मीटर ले लूँ, 100 मीटर तो काफ़ी होता है. जैसे 100 मीटर रेस आपने देखा होगा कभी टीवी में, तो कितना मीटर, 100 मीटर काफ़ी होता है. 100 मीटर इधर को, 100 मीटर इधर को. तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया बैठेगा 1 के आगे 40. ठीक है. यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर. ये 10,000 मीटर स्क्वायर. इतनी जो ज़मीन होगी, इस ज़मीन का जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर के स्क्वायर मतलब इक्वल होगा. ठीक है. तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू ये 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है. और यानी कि 100 मीटर इधर को ले लीजिए आप. 100 मीटर का ये वर्ग बनेगा. 100/100 का ये वर्ग बन जाएगा. ये 1 हेक्टेयर हो जाएगा. तो स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग, देखो लिखा है ना कि स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर. ठीक. उसके आगे चलते हैं हम. उसके आगे मैं इसका आपको एक टर्म पढ़ा देता हूँ. इसमें ये टर्म है आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना. लिखा है कि इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या आप एक ही ज़मीन से मतलब एक से ज़्यादा फसल ले सकते हैं? हाँ, या क्यों नहीं ले सकते. इस सिस्टम को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. देखिए ग्रो, यहाँ लिखा है ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as the multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crop, है ना. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 to 20 years. और 2 फसल के साथ साथ तीसरी फसल भी ले रहे हैं लोग पालमपुर में. यानी वो कौन सी, आलू की फसल. ठीक है. आपने देखा होगा मॉडर्न टाइम में गन्ने की एक विधि आती है आपको जिसे कहते हैं ट्रेंच विधि. देख लीजिए इस तरह से आपका गन्ना इतना दूर दूर होता है और इसके बीच में कोई और फसल आप यहाँ लगा सकते हैं. ठीक है. तो 2 फसल एक साथ ले सकते हैं. इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. आगे चलते हैं हम. देख लीजिए फिर हम एक टर्म पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ आपको. इसे कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. लिखा है द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960. 1960 में एक क्रांति हमारे देश में चली. इसका नाम था हरित क्रांति के नाम से. इसके जो फाउंडर थे वो थे MS स्वामीनाथन. ठीक है. MS स्वामीनाथन इसके जो फाउंडर थे इंडिया में. उन्होंने एक ये हरित क्रांति चलाई. तो इसका मतलब क्या था ये हरित क्रांति? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. इसमें ये था कि जो किसानों को HYV सीड्स दिए गए. यानी HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हाइब्रिड सीड जैसे कह देते हैं,
कि जैसे आप तो देखते हैं आजकल बहुत हाइब्रिड चीज़ चल रही है, यानी कि बहुत बड़े बड़े फल, मतलब जिनका आकार पहले से कई गुना बड़ा हो रहा है अब, ठीक है। तो ऐसे फल ये सब हाइब्रिड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैदावार ली जा रही है खेतों से, तो ये सब हाइब्रिड सीड्स हैं। तो जब ज़्यादा पैदावार ली जाएगी तो ज़्यादा उसके लिए आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या वाटर या फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट पे आप ज़्यादा पा सकते हैं। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जेस्ट क्वान्टिटीज़। उतनी ही ज़मीन में अब ज़्यादा मात्रा में अब पैदावार होने लगी है, और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, फार्म मशीनरी, डीजल, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, HYV सीड्स। तो ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी होती हैं इस तरह की खेती करने के लिए, है ना। पानी बहुत चाहिए, फिर जब आप उसमें खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तो आपको पानी भी काफ़ी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अब ये जो फार्मिंग है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसने लिया? इस फार्मिंग का जो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस तरह का मतलब जो है इसको यूज़ किया गया। देखिए यहाँ लिखा है, पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, हायर यील्डिंग वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, है ना। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, HYV सीड्स चाहिए, इरीगेशन चाहिए, तभी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस है। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। इस मेथड को अपनाया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। इन लोगों ने ट्यूबवेल्स सिंचाई के लिए लगाए। एंड मेड यूज़ ऑफ, और HYV सीड का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का किया, पेस्टिसाइड्स का किया खेती में। सम ऑफ दैम बॉट फार्म मशीनरी। इन लोगों ने फार्म मशीनरी भी खरीद ली, ट्रैक्टर वगैरह से खेती की, थ्रेशर, है ना, हार्वेस्टर, प्लोवर। तो ये सब चीज़ें दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट। और उनको इनाम भी दिया गया कि अच्छी पैदावार उन्होंने गेहूं की करी, जो पहले 1300 किलो करते थे पर हेक्टेयर, तो हाइब्रिड सीड के जरिए उन्होंने 3200 किलो यानी 3200 kg पर हेक्टेयर पैदा किया, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट तो नहीं है, किसी भी चीज़ के प्रॉफिट फ़ायदे होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। वो ये है कि इसमें फर्टिलिटी लॉस होती है हमारी ज़मीन की। लिखा है देखिए, सॉयल फर्टिलिटी, यहाँ मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। द ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है, वाटर टेबल भी आपका गिर जाता है ना। और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स। और जो उसको तैयार करने में, जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बनाने में फिर कई साल लग जाते हैं। तो वंस डिस्ट्रॉयड, अगर वो एक बार डिस्ट्रॉयड हो गई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर का विकास हो सके। फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती में हम मतलब अपने भविष्य को बनाए रखें, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट में ध्यान देना होगा। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि आप पैदा तो खेत से बहुत कर रहे हैं, बट जो आपकी फर्टिलिटी है मिट्टी की, वो आपकी कमज़ोर पड़ती चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे। देखिए ये खेत है ना। ये अभी तो उसी के बारे में दिया हुआ है। द सोयल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो वो मिट्टी के बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके ख़त्म कर देंगे, और आपकी सोयल फर्टिलिटी जो है लॉस हो जाएगी, ठीक। तो कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट, और सबसे ज़्यादा यूज़ पंजाब में होता है इन चीज़ों का। तो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। आपकी मिट्टी की जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाएगी, तो इसको भी रोकना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। वहाँ के किसानों के बीच जो
ज़मीन का बंटवारा है वो किस ढंग से है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ लेंगे यहाँ से आगे को हम कि वहाँ पालमपुर में कैसे जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है।